जय स्वामीनारायण विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8वीं की विषय से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगी। आप जानते हैं 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? जी हाँ, बाल दिवस। बाल दिवस हम किन के लिए मनाते हैं? चाचा नेहरू जी के लिए। लेकिन आप जानते हैं वो एक प्रधानमंत्री भी थे, यानी वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने अपने राजनीति के साथ साथ उन्होंने पुस्तक भी लिखी, जिसमें उनकी सर्वप्रथम पुस्तक भारत एक खोज, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी, उसको बाद में हिंदी रूपांतर किया गया था। हम नेहरू जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ। वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूप अनुवाद है, यानी उसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश से यानी हिंदी में रूपांतरित किया गया है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में अहमदनगर किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यानी ये वो आज़ादी के लिए, गांधी जी के साथ आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़े थे ताकि हमारा देश आज़ाद हो। उस दौरान उन्हें कारावास में डाला गया और उसी दौरान जब उन्हें अहमदनगर किले में डाला गया तो उन्होंने वहाँ पर कलम उठाई और उन्होंने यह पुस्तक लिखी। थोड़ा हम और पीछे जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए। जब वो अहमदनगर किले में थे तब नेहरू जी ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा भी इसके अंतर्गत की है। जो हमारे भारत एक खोज है उसके अंतर्गत उन्होंने कई बातें लिखी और अपने 11 साथियों का भी उन्होंने वर्णन किया है। अब हम अपने विषय पर आते हैं, जो उनका आपका चैप्टर 1 पहला पार्ट है, भारत की खोज का अहमदनगर का किला। आइए अब हम चलते हैं पुस्तक पर। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद से हमारा स्वागत किया गया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का अस्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यहाँ पर जेल के बागबानी करना, यानी जब नेहरू जी 5 महीने की जेल के लिए अहमदनगर किले में आते हैं तो वहाँ पे वो उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि अंधियारा का मतलब अर्थ होता है अंधकार। दूज यानी शुक्ल पक्ष का दूसरे दिन का चांद। फिर है स्वागत यानी आओ भगत। अस्थाई यानी पक्का, कि वो पक्का आपका स्थान एक फिक्स हो जाता है कि आपका स्थान है, वही यहाँ पर स्थान पक्का, ठीक है। उजाला यानी प्रकाश। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि जब वो जेल में आते हैं उनकी एक आदत थी, जब भी वो किसी भी जेल में जाते थे तो वहाँ पर वो बागवानी करते थे। वहाँ पे बागवानी मीन्स कि जब जेल में वो क्या करते थे, वहाँ पे पथरीली चट्टानें जैसे कुछ कंकड़ होते थे जो भी, तो वहाँ पर वो बहुत प्रयास के द्वारा वहाँ पर वो क्या करते थे, फूल पौधे उगाते थे। और जब भी वो दूध का चांद यानी शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन का चांद जब भी वो देखते थे तो उन्हें वो ज्ञात होता था कि वह उनका आज इस कारावास में 1 महीना पूरा हो गया। और आगे चलते हैं। अब आते हैं उनके नए आगे चैप्टर पे, अतीत का भार, यानी उसी के अंतर्गत दूसरी जेलों की तरह यह अहमदनगर के किले में मैं भी बागबानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी
पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेषों से भरी हुई यानी बचे हुए पदार्थ, यानी जब कोई खंडहर यानी कोई किला या कुछ मकान टूटता है, जब बहुत पुराना होता है तो उसके अवशेष यानी उसके टुकड़े कुछ बच जाते हैं, उनको हम अवशेष में लेते हैं। फिर चूँकि यह इतिहास स्थल है इसीलिए अतीत मीन्स पुराना से इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी है। दुर्भी संधियाँ का तात्पर्य यानी दुश्मनों या गलत इरादों से किया गया संधि। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से उसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इसमें जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब नेहरू जी अहमदनगर किले में आए तो पथरीली यानी बहुत पुराने किले थे, उसने बहुत से युद्ध बहुत से वाक़या झेला हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो अवशेष थे, जो खंडहर में वहाँ पे कुछ कैदियों को रखने के लिए जेल बना हुआ था, तो उनमें उन लोगों को रखा जाता था। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर भी उन्होंने प्रयास किया पेड़ पौधे उगाने यानी फूल लगाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने तपती धूप में मेहनत की और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। लेकिन वह किला आज भी एक वाक़या जो एक पुराने समय में एक हादसा हुआ था वो आज भी याद किया जाता है, और उस किले की अहमियत इसी वजह से है। क्या है वो अहमियत कि घटनाओं की दृष्टि से इसकी विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना के नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके ही एक आदमी के हाथ हुई। खुदाई के दौरान यानी उनका कहने तात्पर्य यहाँ पे कि अहमदनगर के किले में दुश्मन जो कि क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि चांद बीबी एक ऐसी महिला थी जो अपने किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना का सामना किया, लेकिन वो अपने ही एक सैनिक यानी अपने ही एक साथी के कारण उसकी मृत्यु हुई, यानी उसके ही साथी ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी हत्या कर दी। आगे नेहरू जी बोलते हैं, खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदे और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। यानी खुदाई यानी युद्ध में जब अकबर ने अहमदनगर किले पे आक्रमण किया तो क्या हुआ, उन्होंने जब युद्ध में किले को भी क्षति पहुंची तो क्या हुआ, किला मलबे के ढेर में वो दबता गया। यानी किले के कुछ पोर्शन जैसे गुंबद है और सतह जो उसकी दीवारें हैं, कुछ जमीन यानी जो बहुत करोड़ों साल पुरानी थी वो दबती चली गई। जब नेहरू जी और उनके कुछ साथी जब उन्होंने खुदाई शुरू की, हम जब कारावास में होते हैं तो हमें कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं। जब उन्होंने उस कार्य के दौरान जब उन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें क्या मिला, दीवारों के किले के कुछ दीवार के हिस्से मिले और कुछ गुंबदें और इमारतों के ऊपरी हिस्से यानी इमारत जो ऊपर टॉप पे होता है वो हिस्सा मिला। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अधिकारी ने पर जो वहाँ के किले के अधिकारी यानी पुलिस जो थे, जो सैनिक थे, उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी, यानी उनको अनुमति नहीं दी कि वो आगे जाकर खुदाई करे। और अगर वो चाहते, नेहरू जी चाहते और उनके साथी चाहते थे आगे खुदाई करना, परंतु उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे कि वो खुदाई करके वो और उसकी जानकारी के अंदर और क्या दबा है मलबे में वो प्राप्त कर सके। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर नेहरू जी कहना चाहते हैं कि अब वो एक कुदाल छोड़कर, यानी कुदाल जो खुदाई करते थे जिससे वो छोड़कर उन्होंने कलम उठा ली। क्यों उठा ली? क्योंकि वो अपने भावनाओं को अपनी जो वो फील करते थे उसमें व्यक्त करने के लिए उन्होंने कलम उठाना पड़ा, और वो
जो मजबूरी है वो उन्होंने इसमें भी लिखने का प्रयास किया है। वो उन्होंने क्या कहा कि कलम उठाया कि वो जो उस दौरान कारागार में थे अहमदनगर किले में, वो उसको वो लिखे और उन्होंने खोज जारी रखने के लिए भी प्रयास किया। उसके बाद लिखे भी ना ही पैगंबर यानी ईश्वर का दूत भूमिका अख्तियार मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, यानी मैं पुराने अतीत के में जाकर भी नहीं लिख सकता, यानी मैं कोई वो एक लेखक नहीं है, और ना ही भविष्य देख सकते पहले वो बात लिख सकते। वो क्या लिख सकते? सिर्फ अतीत के बारे में, जो प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, वो उसके बारे में अपने कलम के माध्यम से उन्होंने लिखा। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किस इतिहासकार या विद्वान की तरह पंडित शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी कहने का वो यही आप कह रहे हैं कि मैं इतिहासकार की तरह नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जो वर्तमान में है अपने विचार जो मुझे आ रहे हैं और जो मेरे क्रियाकलाप है उसके संबंध के द्वारा ही मैं यह लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत की भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी क्या है, वो कहना चाहते हैं कि हम जो अतीत का जो वर्तमान है वो एक सीमा तक हमें सहारा मतलब याद दिला सकता है, यह सहानुभूति दे सकता है, परंतु वो दिल को यानी उनके मन की संतुष्टि नहीं दे सकता। अब आते हैं अतीत का दबाव। यहाँ पे अतीत का दबाव यानी मानस पटल पर उनके अतीत का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कहा गया है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह मुग्ध यानी अभिभूत यानी मुग्ध करता है। कभी कभी यह पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यता, यानी हमारे बहुत पुराने कुछ सभ्यताएं होती हैं जो हम अभी तक निभाते आ रहे हैं, लेकिन वही सभ्यताएं हमारी संस्कृति की भी पहचान होती है। लेकिन लेखक हमारे यहाँ नेहरू जी ने कहने का प्रयास यह है कि मानस पटल पर अतीत का प्रभाव हो, यानी अच्छा हो या बुरा, चाहे हमारा जो अतीत का प्रभाव यानी युद्ध देखा और अच्छे भी दिन देखे, तो यानी क्या है हमारे मस्तिष्क पर जो अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा वह हमारे वर्तमान पर भी पड़ता है। जैसे उन्होंने बताया भारत और चीन की सभ्यता, यानी भारत और चीन की सभ्यता सबसे पुरानी है, तो उसका जो अच्छा हो या बुरा प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। आखिर मेरी विरासत क्या है, वो खुद से प्रश्न करते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजय मीन्स हार की दुखद यंत्रणा मीन्स प्रताड़ना का, मानव के उन हैरत अंगेजों साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई है और जो अभी जारी है और हमें आकर्षित करती है। यहाँ पर कहने तात्पर्य है कि अपनी विरासत के बारे में विचार कर रहे हैं नेहरू जी, अपनी विरासत पर कि मेरी विरासत क्या है, हम क्या हैं, अभी हमारी विरासत, हमारी पहचान क्या है, वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं। फिर साथ ही उन सब का भी जिसने पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों से समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारी भावी रूप बनेगा, यानी हमारा आने वाला भविष्य बनेगा। यहाँ नेहरू जी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, वो अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं कि और जो हमारी विरासत ने जो पराजय देखा, जो जय देखा, जो उल्लास उत्साह देखा, वो क्या है, हम सब मानव ने मिलकर एक साथ देखा है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो हड्डी, जो मांस, जो एकदम मिलकर जो बने हुए हैं,
जैसे रक्त, मांस, अस्थियां समाई हुई, यानी सारे मनुष्य में एक समान होती है, वो हम सब एक तरह के अधिकारी हैं। यानी जो हमारा अभी वर्तमान समय और जो आने वाला भविष्य है, हमारी यही विरासत है। इसी विशिष्ट विरासत, यानी विरासत मीन्स की उत्तराधिकारी का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे यानी काफ़ी समय से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई मीन्स की समस्या एक तरह से जटिल यानी कठिनता, और मुझे भयभीत यानी डर करती है। मुझे लगता है कि सतही तौर पर इसका स्पर्श यानी छूना ही कर सकता हूँ। यानी कहते हैं भारतीयों की जो विशेषता है, जो भारतीय संस्कृति और जो भारतीयों की विशेषता क्या है, यहाँ पे क्या है, भारत में क्या है, भारतवासी में हर देश हर जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी अंदर की भावना सब एक होती है। यानी जो एकता की भावना है वो हमारे भारतवासियों की ही विशेषता है। वो जो ये जटिलता जो कठिनता वो मेरे मन को भी छू जाती है। यानी कहने का सार ये है कि नेहरू जी ने अहमदनगर जेल कारागार में रहते हुए जो उन्होंने महसूस किया, वो उन्होंने भारत की खोज में उन्होंने लेख में अपने लिखा है। धन्यवाद।